सुजाता अपनी बड़ी बहू के रंग ढंग देखने के बाद अपने छोटे बेटे अमित की शादी गांव की लड़की से करती है। अब शादी के बाद जब सुजाता की छोटी बहू झुमरी अपने ससुराल शहर में आती है तो आते ही झुमरी अपने ससुराल में बड़ा सा घर देखकर अपनी सास सुजाता से कहती है, आई हो दादा, ये घर तो एकदम स्वर्ग लग रहा है माँ जी। हैं? क्या बोला तुमने? अरे माँ जी, आपको मना किया था ना इस गवार को ब्याह कर इस घर में लाने से। अरे ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाती। का जी, कौन हो तुम और हमारी माँ जी से जुबान चला रही हो? अभी देखा तुमको कान के नीचे एक कंटा। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? ये तेरी जेठानी है और तू उसकी देवरानी, तो थोड़ा देवरानी जेठानी के रिश्ते का लाज रखो और दोनों एक दूसरे से दूर रहो और अच्छे से बातचीत करो। और बहू तू तो अभी अभी घर में आई है ना, और अभी से लड़ने झगड़ने पे उतारू हो गई है। जब सुजाता अपनी छोटी बहू झुमरी से ये कहती है कि निशा उसकी जेठानी है तो झुमरी जल्दी से घूंघट करके बड़े ही प्यार से निशा से कहती है, अरे दीदी, हमको माफी दे दो। वो का है ना, हमका पहचानने में गलती हो गई। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुझे आज इस घर में कदम रखे हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ और तेरी बदतमीजी और ये गवारपंती चालू हो गई। माँ जी, आप इसे झेलती रहिए सारी जिंदगी और तुम मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहियो। जैसा आप कहे दीदी, हम वैसा कर देंगे। सुजाता ने तो अपनी बड़ी तेवर वाली बहू के तेवर देखते हुए गांव की गवार बहू से अपने बेटे की शादी की थी ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और उसे एक और तेवर वाली बहू न मिले। लेकिन गांव की गवार झुमरी तो अपनी जेठानी से भी आगे थी। भले ही वो जी हाँ किया करती थी, लेकिन पीठ पीछे वो भी कम नहीं थी। अपने कमरे में बैठी झुमरी अपने पति से कहती है, एक तो इस घर के लोगों को सीधे मुंह बात करने ही नहीं आती। अच्छा, ये घर के लोग सही से बात नहीं करते? तुम करती हो? हाँ, अरे तुम कौन सा सही से किसी से बात करती हो? गांव के लोग ना इतना नहीं बोलते जितना तुम बोलती हो। चुपचाप तो तुमसे रहा नहीं जाता। यहाँ आके तब से बक 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 किए जा रही हो। पता नहीं मेरी माँ को ना तुम्हें क्या पसंद आ गया जो गांव की लड़की को उठा लाई। अरे यार, मुझे ना तुम जहर लगती हो, जहर। हम तो तुमको जहर ही लगेंगे। हम कल लो जो है, तुम्हारा दिल तो तुम्हारी भाभी गोरी में पर आया हुआ है। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। अब अगली सुबह सुजाता उठते ही अपनी गांव की बहू झुमरी से उसकी पहली रसोई की रस्म पूरा करने की बात करती है। तो माँ जी, आप हमका ई कह रही हैं कि हम कुछ अच्छा सा बना ले। अरे अब बस आप देखते जाइए हम का बनाते हैं। गैस जलाने तो आता है ना, और सब्जी काटने सब अच्छे से जानती हो ना। वैसे तो तुम्हें देखकर मुझे लग नहीं रहा घर में कुछ अच्छा होगा। अरे दीदी जी, आप चिंता काहे करती हैं? एक नंबर का खाना बनाएंगे, खाकर आप भी मुस्कुराती रह जाएंगी। और हाँ, मेरा खाना कम ऑयली होना चाहिए। मैं डाइटिंग पर हूँ, समझी ना? डाइटिंग क्या होता है? अरे दीदी, गांव से है, अनपढ़ नहीं, सब समझते हैं। और हमारा तो इंग्लिश टॉप क्लास का है। वो क्या कहते हैं, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। झुमरी जब से अपने ससुराल आई थी तब से निशा तो उसे ढंग से बात ही नहीं कर रही थी और उससे तेवर पर तेवर दिखा रही थी। कभी निशा झुमरी को अपने फिगर की तारीफ करते हुए दिख रही थी तो कभी अपने रंग रूप को लेकर निशा झुमरी को ताने मार रही थी। लेकिन झुमरी भी गांव की थी और उसे सब समझ आ रहा था। अब झुमरी भी निशा को सबक सिखाने का फैसला लेती है। और देर शाम, अरे ओ झुमरी, कहाँ मर गई? अभी तुझे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तू घर में काम धंधे को छोड़कर फोन पर लगी हुई है। मैंने तुझे कब का कहा मुझे लेमन टी चाहिए, तो तू कहाँ मर गई थी? बड़ी बहू, क्या तू भूल रही है? वो भी इस घर की बहू है। बोल तो वो भी सकती है, लेकिन मेरी वजह से चुप है। और तुझे ग्रीन टी पीनी है तो तू खुद बना कर पी, वह तेरी नौकर नहीं है। नो टेंशन सासू जी, वो का है ना, हम ग्रीन टी बना ही रहे थे, लेकिन थोड़ा समय लग गया हमको ये जानने में कि आखिर से बनाते कैसे हैं। हाँ चल्ला दे, बहुत समय हो गया, कब से इंतजार कर रही हूँ। मेरी डाइटिंग भी खराब करवा दी। निशा जैसे ही कप में लाया हुआ झुमरी का ग्रीन टी पीने लगती है उसे अजीब सी स्मेल आती है और वो पीने के बाद वहीं थूक देती है। और कप को फेंकते हुए निशा झुमरी से कहती है, ये तूने क्या बनाया है और इसमें से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? सच सच बता, तूने इसमें क्या मिलाया है और तू हंस क्यों रही है? माँ जी, आप देख रही है ना इस गंवार को? अरे राम रे राम सुजाता, यह मैंने क्या देख लिया? तेरे गांव की बहू तो गायों के पीछे घूम घूम कर गाय मूत्र निकाल रही है। अरे उसका क्या तू अचार डालेगी? इतनी बदबू आ रही है उसमें से। अरे मंगली, तू क्या कह रही है? मेरी बहू और गौमूत्र? 1 मिनट, मुझे अब समझ आया। ये ग्रीन टी नहीं बल्कि गाय का पेशाब था जो इसने मुझे अभी पिलाया। माँ जी, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं।
इतना बोलकर निशा झुमरी पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन झुमरी निशा का हाथ पकड़ते हुए अपने तेवर में बोलती है, झुमरी नाम है हमरा, झुमरी झूमर की तरह नचा देंगे तुमको। हमको तुम गवार समझी हो का? जिस दिन से आए हैं उस दिन से देख रहे हैं तुम हमको देवरानी कम और नौकरानी ज्यादा समझी हो। अपना तेवर अपने जेब में रखो, क्योंकि अब तुम्हारा देवर हमरा है। हम भी तुमको झुमरी तलैया ना पहुंचा दिए तो हमरा नाम भी झुमरी नहीं। अरे सुजाता, क्या बहू लेकर आई है, एकदम झक्कास। क्या डायलॉग मारती है, क्या पंच लाइन मारी है इसने। निशा उस वक्त तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसे झुमरी से बदला लेना था। उसका गुस्सा और तेवर दोनों सातवें आसमान पर था। अब अगली सुबह सुजाता के घर मोहल्ले की 2-3 औरतें आती हैं। वे झुमरी की मुंह दिखाई करने के लिए आती हैं। अरे सुजाता बहन, आपकी गांव वाली बहू की मुंह दिखाई के लिए आए हैं। बड़ी बहू तो चांद का टुकड़ा है, तो जरूर छोटी बहू सुंदर होगी। हाँ हाँ सुजाता बहन, अब देर मत कीजिए, जल्दी से अपनी बहू को बुला लीजिए। और लगता है आजकल आपने अपने घर में नौकरानी रख ली है। वैसे कितना पगार ले रही है? अरे नहीं नहीं, कोई नौकरानी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरे आंटी, वैसे आपने कहा तो ठीक ही है, शक्ल के हिसाब से तो ये नौकरानी ही लगती है, लेकिन आप जिसे देखने आई हैं ये वही है, इस घर की छोटी बहू और मेरी देवरानी। अरे सुजाता बहन, आप अपनी बहू को पहले देखने नहीं गई थी क्या? इसे देखकर तो ऐसा लगता है किसी ने इसके मुंह पे गोबर पोत दिया हो। आपकी बड़ी बहू कहाँ है? मुझे भी सुजाता बहन की पसंद पर हंसी आ रही है। सच में लगता है कोयले की खदान से हीरा खोजते खोजते कोयला उठा लाई। तुम दोनों मेरी बहू को देखने आई हो या मेरी बहू की बुराई करने चली हो तुम दोनों? अरे अरे माँ जी, क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जो सच है वही तो कह रही हैं ये बेचारी। अच्छा, तो अब समझे हम। दीदी जी इतना बीच बीच में काहे बोल रही थी? अच्छा तो बताइए, कितने में खरीदी है ई भाड़े के टट्टुओं को हमारी बुराई करवाने के लिए? मुझे क्यों भला तेरी बुराई करवाने के लिए इन्हें भाड़े पर लाना पड़ेगा? झुमरी इतना बोलकर उन दोनों औरतों के बाल पकड़ लेती है और उन्हें खींचते हुए कहती है, हमको कमजोर, लाचार, बेबस, गवार तुम लोगों को जो समझना है समझो, लेकिन हम भी गांव के हैं और गाय भैंस का दूध खूब खाए हैं। एको को हमरा हाथ पड़ गया ना तो देख लेना, 4 दिन तक उठोगे नहीं, समझे? अब सच बताओगी या फिर लगा दे 1-2 कंटाप। झुमरी इतना बोलती है कि वो दोनों औरतें जल्दी जल्दी बकने लग जाती हैं। अरे अरे लेडीज बाउंसर, हमें तो तुम्हारी ही जेठानी ने 100 रुपए दिए थे, वो भी खुद की तारीफ करवाने के लिए, और कुछ नहीं। खामखा तुमने हम पर बिल फाड़ दिया। अब अपना फैलाया हुआ रायता तुम खुद ही समेटो और ये 100 रुपए भी तुम खुद रखो, इससे तुम अपनी मरम्मत करवा लेना। इतना झूठ क्यों बोल रहे हो तुम दोनों? अरे सुनो तो मेरी बात। नहीं झुमरी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। माँ जी, आप तो समझाइए झुमरी को। झुमरी निशा को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन निशा के पास जाकर बड़े ही प्यार से निशा को समझाते हुए कहती है, वो का है ना दीदी, गांव की लड़कियां शर्मीली, काली और गवार भले ही होती है, लेकिन उनका दिल और चरित्र एकदम साफ होता है। छोटी बहू एकदम सही कह रही है, वो तेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसके मन में किसी चीज को लेकर लालच नहीं है और ना ही किसी के लिए बुरा सोचती है। अपने आप को बदल ले, अभी भी समय है। अब उस दिन के बाद से झुमरी निशा से कम बोलती है, लेकिन निशा को अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपनी सुंदरता को लेकर कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगी थी, जिसकी वजह से वे हर बात पर झुमरी को नीचा दिखाती रहती थी। लेकिन देर से ही सही निशा को भी अक्ल आ जाती है और वह अपनी देवरानी झुमरी के साथ मिलजुल कर रहा करती है। सुधा अपनी बेटी दिशा के साथ दिल्ली शहर में रहा करती थी। सुधा को खाना बनाना बहुत पसंद था और वो अपनी बेटी दिशा को भी खाना बनाना सिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुधा को उसके मायके से कॉल आता है और सुधा टेंशन में अपनी बेटी दिशा से कहती है, दिशा, तेरी नानी का कॉल आया था, हम दोनों को बुला रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं चली जाऊँ, फिर तू बाद में चली आना। अभी तेरी परीक्षा चल रही है ना, इसीलिए तुझे नहीं ले जा सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप जाओ, मैं घर का और खुद का ख्याल रख लूंगी। वैसे भी आप मेरी वजह से यहाँ रुक जाओ, ये भी सही बात नहीं है ना। मैं मेरी परीक्षा खत्म होते ही गाँव आ जाऊंगी। ठीक है, तो तू मेरा सामान पैक कर दे, मैं कुछ और सामान लेकर आती हूँ। गांव में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं, इसीलिए यहीं से लेकर जाना पड़ता है। माँ, आप बिना सामान के जाओ, मैं जब आऊंगी ना तब लेते आऊंगी।
आपको इतना सामान लेकर जाने की क्या जरूरत है? मैं तैयारी करती हूँ यहाँ की, तब तक आप कुछ बना कर खा लो जो रास्ते में काम आएगा। हाँ, वही सोच रही थी, लेकिन कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। अगर रास्ते में कुछ नहीं मिल जाता तो क्या खा लूंगी? वैसे भी गांव पहुंचकर ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। माँ, आपको गांव का खाना बहुत पसंद है, तो किसी को शहर से गांव लेकर क्यों नहीं आ जाती, ताकि आपको हर रोज गांव का खाना खाने को मिले। पगली, मैं भी गांव की ही बेटी हूँ, लेकिन मेरी शादी शहर में हो गई है, इसलिए अब शहर का खाना खाते खाते गांव का खाना बहुत याद आता है, बस और कुछ बात नहीं है। वैसे भी ऐसे बीच में अगर ब्रेक मिलता रहेगा तो अच्छा लगता है। चल अब मेरे कपड़े पैक कर दे, बातों में लगा देती है। दिशा अपनी माँ का सारा सामान पैक कर देती है और अपनी माँ को रेलवे स्टेशन छोड़कर घर वापस आ जाती है। अब सुधा अपना सफर तय करते हुए अपने गांव सहारनपुर पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ उसके इंतजार में खड़ी है। अपनी माँ को ऐसे इंतजार करते देखकर सुधा अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए कहती है, माँ कैसे हो आप? बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। बस करो माँ, आप कितना रोगी? रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी क्या आप? तुझे लगभग 10 साल बाद देख रही हूँ। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। अब जाकर तू मेरे सामने खड़ी है। चल अंदर चल, सभी लोग तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया भाभी, और ये छुटकी कितनी बड़ी हो गई है। अरे वाह, सच में कितने सालों बाद मिले हैं हम। आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बुआ, काहे गांव आने में इतनी देर लगा दी? आपको गांव की याद नहीं आती का? हम सब ही आपको बहुत याद करते थे। अरे रे, कितना बोलती है। अरे रूपा, अभी तो आई है बुआ, कुछ देर आराम करने दो। सारे सवाल आज और अभी कर लेगी क्या? जाकर पानी ले अपनी बुआ के लिए। आजा सुधा, बैठ। वाह अम्मा, घर को काफी अच्छा बनाया है आपने। आप लोगों को देखकर लग ही नहीं रहा। देखो तो कितने अच्छे से घर को सजाया है। ये सब रूपा का काम है। दिन भर घर को सजाती रहती है, फिर सब देखकर हमसे पूछते रहते हैं ये ठीक है या नहीं। अरे कहाँ गई रूपा? पानी क्या कुएं से निकालने गई? जल्दी लेकर आ। उमा अपने भाई और भाभी और माँ से मिलकर बहुत खुश थी। ऐसे ही बात करते हुए कब समय बीत जाता है उन्हें पता नहीं लगता। कुछ घंटों बाद जब रूपा खाना बनाकर सभी को खाना देने लगती है तो खाना खाते हुए सुधा कहती है, अरे वाह, बहुत सालों बाद गांव का खाना खा रहे हैं। मुझे तो बहुत साल हो गए गांव का खाना खाए हुए। और रूपा, तूने कितना टेस्टी खाना बनाया है। तेरे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। बुआ, हम तो बहुत कुछ बना लेते हैं। कहाँ है ना, कौन हमारी तारीफ नहीं करता है। आप ही हो जो आज हमारी इतनी तारीफ कर रही हो। का रे रूपा, काहेले इतना बोलती है? जाकर दाल लेकर आ। तुम्हारा हाथ का सबसे अच्छा ऊका का बोलते हैं? डिश बोलते हैं बाबा, अब ही लात है हमरा हाथ का स्पेशल डिश। खाकर देखना बुआ, तोहरा शहर का दाल भूल जाओगी। अरे वाह, इतना टेस्टी खाना बनाती है। अगर मुझे अच्छा लगा ना तो मैं तुम्हारे दाल की रेसिपी ले जाऊंगी और शहर में बनाऊंगी और खाऊंगी भी। का बुआ, तुम भी ना हमको बहुत शर्मिंदा कर देती हो। खाना खाओ, हम अभी दाल लेकर आते हैं। हाँ, रूपा बिटिया बहुत ही खास दाल बनाती है। हमको तो बहुत पसंद है उनके हाथ की दाल। पता ना क्या डालती है दाल माँ। का डालेगी? बस अपनी पटर पटर और अपने लोगन का प्यार। और सुधा, तुम्हारी बिटिया काहे नहीं आई? वो भी बहुत ही बड़ी हो गई होगी ना। वो अपनी परीक्षा खत्म होने के बाद आएगी। बस 2 दिन की बात है। उसकी परीक्षा खत्म होते ही वो आ जाएगी। का आपकी बेटी ओ हमरे मतलब दिशा दीदी आ रही है ना, हम अपना पूरा गांव घुमाएंगे, देख लेना। और हम भी शहरिया जैसे लड़की की तरह ना फिट फाट बन जाएंगे। रूपा की बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। हंसी मजाक में 2 दिन गुजर जाते हैं और अब दिशा भी अपने ननिहाल जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। दिशा को लेने उसके मामा मामी, नानी और माँ रेलवे स्टेशन पर आए हुए थे और घर में रूपा अपनी शहरी पोशाक पहनकर अपनी बड़ी बहन दिशा का इंतजार कर रही थी। सभी घर पर पहुंचकर रूपा को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी उमा देवी रूपा से कहती है, हे भगवान, ये क्या पहनी हो तुम? कैसे जोकर की तरह दिख रही हो। जाओ
जाओ जाकर कपड़े बदलो, बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिख रही हो। का बात करत हो दादी, हम पे तो सब जचता है। हमको मालूम है हम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। और बताओ दिशा दीदी, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत अच्छी लग रही हो, सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारा टॉप थोड़ा कलरफुल हो गया। अच्छा, हम खुद ही ढेर सारा फुल वाला टॉप लिए हैं, हमको तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वैसे आप काहे अपने शहर के कपड़े नहीं पहने? आपको देखने के लिए तो हम कब से बेसब्र थे, लेकिन आप तो फुल गांव के लुक में आए हो। हाँ, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना अच्छा लगता है और मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। बस बस, बहुत बात हो गई, बाकी बातें बाद में कर लेना। अब दिशा को मुंह हाथ धो लेने दे, भूख भी लगी होगी इसे। हाँ बिटिया? हाँ नानी माँ, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन आपने क्या बनाया है खाने में, ये तो बता दीजिए पहले। हमने बनाया है आज का पूरा खाना, दाल भात और सब्जी। और दाल ना हमरे हाथ का खा कर देखो, मजा आ जाएगा आपको। हाँ हाँ, जरूर खिलाओ, तभी तो पता लगेगा ना कि कैसा बना है। तुम्हारे हाथ का दाल चावल पहले टेस्ट करूंगी, फिर बताऊंगी। ओहो, अब आपको हम सिखाएंगे दाल कैसे बनती है। वाह, हम गांव के हैं और आप हमें खाना बनाना सिखाओगे। दिशा रूपा की बात को सुनकर हंसते हुए अंदर चली जाती है और फ्रेश होकर खाना खाने लगती है। खाना खाकर दिशा सबके साथ बैठकर बातें करते हुए रूपा से कहती है, रूपा, दाल अच्छी बनी थी, लेकिन उसमें हींग की कमी थी। अगर हींग डाल देती तो खाने में मजा ही आ जाता। सच बताऊं तो दाल ज्यादा गल गई थी, बाकी नमक मसाला तो सब ठीक है। ए दादी, सुनत हो का बोल रही है तुम्हारी नातिन? बोल रही है हमको दाल बनानी नहीं आती। लो, अब हमको शहर के लोग सिखाएंगे खाना बनाना। दिशा दीदी, आपको खाना बनाना आता है का, जो आप हमको बता रही हो? शायद आता है, शायद नहीं भी आता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो बना ही लेती हूँ। शायद तुम्हारे खाने से कम स्वादिष्ट बनता हो। अरे दिशा दीदी, दिल काहे छोटा कर रही हो? आज रात को अपने हाथ का खाना बनाकर सबको खिला दो। हमारे साथ घर वालों को भी पता चल जाएगा आप कैसा खाना बनाती हो। ये क्या बात कर रही हो रूपा? दिमाग में कुछ हो है कि नहीं? और अम्मा क्या है, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हो ये रूपा को? अरे भैया, दोनों बहन की बात है। अगर दिशा खाना बनाना चाहे तो बना सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये लो, बात बिल्कुल साफ हो गई। अब का है, चलो दिशा दीदी, आज रात तुम और हम मिलकर खाना बनाते हैं, अपना अपना, और सबको टेस्ट करवाते हैं कि क्या बोलती हो आप। ठीक है, फिर बता दो कि क्या क्या बनाना है खाने में, ताकि मैं अभी से तैयारी कर सकूं, सोच सकूं और कि मुझे खाना कैसे बनाना है। दिशा और रूपा के बीच अब गांव वर्सेस शहर की दाल की बात हो गई। अब दोनों बहनें दाल चावल बनाती हैं। दोनों मिलकर अपना अपना खाना सभी के सामने रख देती हैं। सभी लोग दिशा का बनाया हुआ खाना टेस्ट करते हैं। तभी संतोष बोलता है, वाह, मजा आ गया खाकर। क्या दाल बनी है दिशा बेटा, इतना स्वाद आज से पहले हमने तो कभी नहीं खाया। हमको भरोसा नहीं हो रहा है, लाओ हम भी चक्कर देखें कैसी बनाई है दाल। रूपा जब दिशा के बनाए दाल टेस्ट करती है तो वो भी शहर की दाल की फैन हो जाती है। गांव वर्सेस शहर की दाल में अब जीत शहर की दाल की होती है, जो दिशा ने बनाई हुई थी। जैस्मीन सुबह सुबह अपने कमरे में लाउड म्यूजिक बजाकर वर्कआउट कर रही थी। तभी उसका पति संजय कमरे में आता है और म्यूजिक बंद करके उससे कहता है, तुम वर्कआउट करते टाइम बहरी क्यों हो जाती हो? कब से आवाज दे रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम हो कि कुछ सुन ही नहीं रही हो। स्वीट हार्ट, आप ही बताओ, जब इतना लाउड म्यूजिक बजेगा तो मुझे कैसे सुनाई देगा? वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए अपने गाँव से? आप तो कुछ दिन रहने के लिए गए थे ना? हाँ, गया तो था, लेकिन जब वहाँ रहने की वजह नहीं बची तो वापस आ गया। आप ये क्या बोल रहे हैं? एक तो मेरी एक्सरसाइज बीच में रोक दी, ऊपर से पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। साफ साफ बोलिए, क्या है? माँ जी ठीक है? हाँ माँ ठीक है। तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? बताइए ना। बताना नहीं है, दिखाना है। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ बस, और हाँ, साड़ी पहनकर आना प्लीज। संजय इतना कहकर कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैस्मीन साड़ी पहनकर तैयार होकर कमरे से नीचे आती है और हॉल में अपनी सास सुरीली को बैठा देखकर हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है, माँ जी को आप कब लाए? और आपने मुझे लाने से पहले बताया भी नहीं कि आप माँ जी को लेकर आ रहे हैं। इसमें बताने वाली कौन सी बात है?
मैं अपनी माँ को लेकर आया हूँ और वो अपने बहू बेटे के घर आई है। लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें माँ को देखकर खुशी नहीं हुई क्या? अब इनको कैसे बोलूं कि हाँ मुझे नहीं हुई खुशी अपनी गांव की गंवार सास को देखकर। जब भी आती है उतने दिन मेरा जीना हराम कर देती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं माँ जी को देखकर बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो आप यही दिखाना चाहते थे? वैसे माँ जी इस बार कितने दिनों के लिए रहने आई हैं? हाँ, मैं यही दिखाना चाहता था। और हाँ, माँ अब दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही आ गई हैं हमारे साथ रहने के लिए। तुम्हें ही शिकायत रहती थी ना कि माँ ज्यादा दिन के लिए हमारे साथ नहीं रहती, तो लो वो भी शिकायत दूर हो गई। क्या हमेशा के लिए? मतलब मुझे अब इस गाँव की गंवार सास के साथ पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें क्या हो गया? मेरी सहेली अगर इस गांव की गंवार सास को देखेंगी तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप एक काम करिए, माँ जी को कमरे में ले जाइए, थोड़ा आराम कर लेंगी, सफर से थक गई होंगी। कुछ समय बाद संजय अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन अपनी सास सुरीली की हमेशा उसके साथ रहने वाली बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज जैस्मिन अपनी सास के कमरे में आती है और उसे जीन्स पैंट और शर्ट पहना हुआ देखकर सुरीली उससे कहती है, बहू, लगता है तू कहीं जा रही है और जल्दी जाने के चक्कर में तूने संजय के कपड़े पहन लिए, पैंट और बू शर्ट। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने अपने कपड़े पहने हैं। और ये बू शर्ट क्या होता है? माँ जी उसे शर्ट बोलते हैं। लेकिन बहू, हमारे गाँव में इसको बू शर्ट ही बोलते हैं। लेकिन माँ जी, ये गाँव नहीं शहर है, और अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा भी सीख लेनी चाहिए। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए। नहीं बहू, मंगाना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं तेरे ही साथ चलूँ बाजार, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तुझे तो यहाँ का सारा रास्ता पता होगा। हे भगवान, इस गाँव की सास को अपने साथ बाहर ले जाना, यानी लोगों के सामने अपने इंसल्ट करवाना। जो शर्ट को बू शर्ट बोल रही है, मार्केट को बाजार बोल रही है, वो आगे क्या क्या करेगी? ना बाबा ना। माँ जी, आप क्या करेंगी? जाकर थक जाएंगी, और पहले आप यहाँ की बोली बोलना सीख लीजिए, उसके बाद मेरे साथ चलिए। जैस्मिन इतना कहकर अपनी सास सुरीली को गांव की होने के चलते पूरे घर में अकेली छोड़कर चली जाती है। देखते देखते शाम होती है, लेकिन जैस्मिन मार्केट से लौटकर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ सुरीली को बहुत जोरों की भूख लगती है और वो खाना ढूंढने के लिए किचन में जाती है, जहां उसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो परेशान होकर अपने आप से कहती है, बहू सुबह की गई हुई अभी तक घर नहीं आई, मुझे भूख लगी है, अब क्या करूं? अरे हाँ, खाने को नहीं है तो क्या हुआ, बना सकती हूँ। एक काम करती हूँ, रात का खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ, बहू को भी आराम हो जाएगा। सुरीली इतना कहकर गैस के नजदीक जाती है और माचिस की तिल्ली लगाकर उसे जलाने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब गैस उससे नहीं जलती तो वो निराश होकर किचन से बाहर आती है। तभी जैस्मिन अपने हाथों में बहुत सारे पैकेट लिए अपनी फ्रेंड नीरू के साथ में घर में आती है, जिसे देखकर सुरीली उसके पास जाकर कहती है, बहू तू कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू अंधेरा होने के बाद आई है। बहू, इस तरह से बहू बेटियों का अंधेरा होने के बाद घूमना हमारे गांव में अच्छा नहीं माना जाता। ये बुढ़िया क्या बोल रही है? जैस्मिन, ये गांव की औरत तेरी सास है क्या? हाँ, वो मैं। हाँ, हम ही है तुम्हारी सखी की गांव की सास। बोल, का दिक्कत है तुम्हें? और बहू, तुम एक भी सामान घर में ठीक से नहीं रखी हो, सब खराब पड़ा है। बताओ, गैस भी खराब पड़ा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि खराब गैस में तुम खाना कैसे बना लेती हो। जैस्मिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तेरी सास है। सही है तुम दोनों की जोड़ी, गांव की सास शहर की बहू। अच्छा है, तुझे ऐसी ही सास मिलनी चाहिए। और आंटी जी, वो गैस खराब नहीं है, बल्कि वो बिजली से चलने वाली गैस है। जैसे बिजली से लाइट जलती है और पंखा चलता है ना, बिल्कुल वैसी है। चल ठीक है, तू अपनी इस गाँव की सास को संभाल, मैं चलती हूँ अपने घर। नीरू इतना कहकर हंसते हुए अपने घर चली जाती है और उसे अपने ऊपर हंसता देखकर जैस्मिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यूं ही समय निकलता है। समय के साथ जैस्मिन अपनी सास को शहर के तौर तरीके सिखाने और समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुरीली पर अपनी बहू की बातों का कोई असर नहीं होता। तभी एक रोज जैस्मिन की पड़ोसन मीना हाथों में कटोरी लिए उसके घर आती है और सुरीली को
गंदे कपड़ों में जमीन पर बैठकर खाना खाते देखकर हंसते हुए उससे कहती है, तुम कौन हो? तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं? जैस्मीन बहू ने नई नौकरानी रखी है क्या? लेकिन तुम्हारे कपड़े से तो तुम इस घर की नौकरानी भी नहीं लग रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि भिखारन हो तुम। तुम कौन हो जो मेरे घर में आकर मुझे ही नौकरानी और भिखारन बना रही हो? बल्कि मुझे तो लग रहा है वो सब तुम ही हो, तभी कटोरा लेकर आई हो। अपनी पड़ोसन मीना की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी जैस्मीन सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जाकर कहती है, आंटी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास की इंसल्ट करने की? वो कोई नौकरानी या भिखारन नहीं बल्कि मेरी सास है, समझी आप? ये तेरी सास है? माफ करना बहू, लेकिन शक्ल, कपड़े और तरीकों से तो ये भिखारन ही लग रही है। आंटी जी ये गांव से आई हैं, इसलिए इनको यहाँ का तौर तरीका सीखने में टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें कुछ भी कहेंगी। और वैसे भी ये जो कर रही हैं, जैसे भी हैं, अपने घर में है, आप बोलने वाली होती कौन है? आगे से मेरी सास के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लीजिएगा। जैस्मीन की बात सुनकर सुरीली को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके लाख समझाने के बाद भी उसने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से आज उसके साथ साथ उसकी बहू की भी बहुत इंसल्ट हुई। कुछ समय बाद मीना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुरीली अपनी बहू जैस्मीन से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बातें नहीं सुनी, ना ही समझने की कोशिश करी। मुझे लगा कि तू भी सभी लोगों की तरह मुझे गांव के समझकर मेरी कदर नहीं करती है, लेकिन मैं गलत थी, मुझसे भूल हो गई। लेकिन अब तू जो कहेगी मैं वो करूँगी। नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप कभी इस माहौल में रही ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? कुछ गलती मेरी भी है। मैंने आपको हमेशा गुस्से में ही समझाने की कोशिश करी, मैंने भी आपको समझने की कोशिश नहीं की, पर आगे से मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगी। इस तरह से गांव की सास और शहर की बहू दोनों को ही अपनी अपनी कमियों का एहसास होता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बातों के लिए माफी मांगकर एक दूसरे के तौर तरीके को समझते हुए, सीखते हुए एक दूसरे के साथ प्यार और खुशी के साथ रहती हैं। प्रीति की माँ उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि सुंदर होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। कई रिश्ते तो हाँ करने के बाद भी शादी के लिए मना कर दे रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता को अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का मिल जाता है। कहीं ये रिश्ता भी हाथ से ना चला जाए, इस डर से अनीता जल्दी जल्दी शादी करवाने की सोचती है और देख दिखाई के 2 दिन बाद की ही शादी तय कर देती है। प्रीति को हल्दी के लिए उसकी सास रमा अपने बेटे की हल्दी लेकर आती है और जैसे ही प्रीति को हल्दी लगाने जा रही होती है, तभी उसमें छिपकली गिर जाती है। ये देखकर रमा बोलती है, हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? शादी की हल्दी में छिपकली का गिर जाना। भगवान जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। बहन जी, आप बस मेरी होने वाली बहू की जल्दी से नजर उतार दो। मैं अपने बेटे की नजर उतार दूंगी। बुरी बला होगी तो जल्दी से जल्दी टल जाएगी, है ना बहन जी? सही बोल रही हूँ ना? हाँ, अब बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं प्रीति की नजर बाद में उतार दूंगी, लेकिन उससे पहले उसकी हल्दी तो हो जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? शादी की हल्दी में छिपकली गिर गई और वही हल्दी मैं अपनी होने वाली बहू पर लगाने दूं? नहीं नहीं, ये रहने दो। मैं वापस घर जाकर दूसरी हल्दी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हल्दी है तो ऊपर से साफ कर देंगे, और अगर आपको ये भी ठीक ना लगे तो हमारे घर में और भी हल्दी है, उसमें बेसन मिलाकर लगा देते हैं, निखार भी आ जाएगा मेरी बेटी के चेहरे पर। बहन जी, मेरी बहू को निखार की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही इतनी गोरी है। हल्दी बेसन इसे क्या ही निखार देंगे। और हमारे लड़के की उतारी हुई हल्दी लड़की को लगाई जाती है। मैं ले आऊंगी थोड़ी देर में। हाँ माँ जी, माँ तो बोल रही हैं वो आएंगी। फिर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? आप परेशान मत हो। परेशान कैसे न रहूं? अब तक इतने रिश्ते जो टूट चुके हैं, ऊपर से ये अब शगुन भी हो गया। अगर ये रिश्ता भी कहीं टूट गया तो? हे भगवान, मेरी गोरी बेटी की काली किस्मत की वजह से और उसके इतने सुंदर होने के बाद भी वो अब तक कुंवारी है। भगवान, इसकी शादी हो जाए बस अच्छे से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी की माँ है ना अनीता जी, इसीलिए परेशान तो रहना ही है। जब तक मेरी बहू मेरे घर नहीं आएगी तब तक ये परेशानी इन्हें सताती ही रहेगी। क्यों अनीता जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? आपको यही चिंता है ना?
जी हाँ, परेशानी तो यही है। बस बेटी खुशी खुशी विदा हो जाए, मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अनीता की परेशानी तो बनी ही रहती है, लेकिन कई परेशानी के बाद आखिरकार उसकी बेटी की शादी हो ही जाती है और वो खुशी खुशी विदा भी हो जाती है। प्रीति का उसके ससुराल में स्वागत किया जाता है। सब लोग बहुत खुश थे कि तभी प्रीति के पति ओम को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद ओम बात करके वापस अपनी माँ और प्रीति के पास आकर उनसे बोलता है, माँ मुझे अभी जाना होगा, मेरे सर का कॉल आया था। मुंबई वाले ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे कुछ 3-4 महीने वहाँ ही रहना पड़ेगा और 1.5 घंटे बाद की ही फ्लाइट है। हाँ तो कोई बात नहीं, मुंबई जा रहा है तो प्रीति को भी लेकर चले जा। अब ये यहाँ अकेले कैसे रहेगी, तेरे साथ ये भी चली जाएगी तो तुझे खाने पीने में भी मदद मिल जाएगी और ये भी घूम लेगी थोड़ा। नहीं माँ, काम अभी ज्यादा जरूरी है। मैं अगर प्रीति को लेकर गया तो मैं तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहूंगा, लेकिन प्रीति घर पर अकेली क्या करेगी। इससे अच्छा है यहाँ आपके साथ ही रहे, यही ठीक रहेगा उसके लिए। ये कैसी किस्मत लेकर आई है बहू, आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि मेरा बेटा दूसरे शहर जा रहा है। आज तक मैं अपने बेटे के बिना एक दिन भी नहीं रही, अब पता नहीं कितने महीने रहना पड़ेगा। माँ आप क्यों उसे बोल रही हो, वो तो अभी अभी आई और मेरे ऑफिस की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। इसमें उसकी क्या गलती है, आप उसे कुछ मत बोलो। और हाँ, मैं जितना जल्दी हो सकता है आ जाऊंगा। मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ और रास्ते में कुछ खाने के लिए भी रख देती हूँ, वहाँ जाकर कॉल कर देना, ठीक है? और आप माँ जी की फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए। आप काम खत्म करके आना। कुछ देर में ओम अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। ओम के जाने के बाद रमा भी बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी उसके बेटे का घर बसा ही था और उसे जाना पड़ गया। धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं। प्रीति घर को काफी अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद रमा की पड़ोसन कांता आती है और रमा से बोलती है, अरे रमा, तुझे बहुत इंतजार था ना मोहल्ले में होने वाली प्रतियोगिता का, तो अब इस बार की प्रतियोगिता का दिन फिक्स हो गया है। अगले महीने की 6 तारीख को है प्रतियोगिता। और इस बार प्रतियोगिता में इनाम क्या रखा है? और हाँ, इस बार किस चीज की प्रतियोगिता है? अब तो तू ये समझ कि ये प्रतियोगिता और इनाम जैसे तुझे और तेरी बहू को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा, ऐसा क्या इनाम और प्रतियोगिता रख दी इन मोहल्लों वालों ने? इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और तेरी बहू तो है ही इतनी सुंदर और गोरी चिट्टी, और इनाम में भी असली सोने की चैन है। अब तो वो पक्का तेरे घर ही आने वाली है। मोहल्ले की और औरतों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो तू अपनी बहू की तैयारी शुरू करवा दे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पक्का इनाम तेरे ही घर आएगा फिर। कांता की बात सुनकर रमा खुश हो जाती है और अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, बहू, इस बार मोहल्ले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो तू तो वैसे भी इतनी सुंदर गोरी सी है, तो तू अभी से तू हल्दी चंदन का लेप लगाना शुरू कर दे। मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है, इनाम लेकर आइयो तू। माँ जी, कम से कम मुझे बता तो देते, आपने मेरा नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया है। बहू, बताना क्या है, जो मैं चाहती हूँ तू वही करना। मेरा तो मानो जैसे ये सपना था कि मोहल्ले की प्रतियोगिता में मेरी बहू भी भाग ले, और अब तो मेरी बहू आ गई है, तो तैयारी कर। ठीक है माँ जी, आपको अगर मेरे प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतने से ही खुशी मिलेगी तो मैं इसमें भाग लूंगी और जीतूंगी भी, लेकिन इसके लिए सामान भी तो होना चाहिए ना। सामान ले आओ ना माँ जी आप। ठीक है, मैं अभी जाकर मेकअप का सारा सामान लेकर आती हूँ, वरना मोहल्ले की औरतें तो दुकान पर कुछ भी ना रहने दे। तू अपनी सारी अच्छी वाली साड़ी भी एक तरफ कर दियो, उनमें से कुछ पहनना है तुझे। रमा प्रतियोगिता के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी बहू को सुंदर दिखाने के लिए ना जाने कौन कौन से लेप लगाने लगती है। धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ जाता है। प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही रमा अपनी बहू के चेहरे पर हल्दी चंदन का फेस पैक लगा देती है। प्रीति जैसे ही फेस पैक को हटाती है, उसके चेहरे पर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं और वो रमा के पास जाकर बोलती है, माँ जी ये क्या हो गया? आपने क्या लगा दिया था मेरे चेहरे पर? लाल लाल धब्बे हो गए हैं, ऐसे तो मैं प्रतियोगिता में हार जाऊंगी ना। ना जाने कौन सी काली किस्मत लिखवा कर आई है तू। इतने दिनों से तो सब ठीक था, प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही ये सब होना था। लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। माँ जी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है?
मैं तो वही कर रही थी ना जो आपने बोला था। गलती तो तेरी काली किस्मत की है। जितनी तू चमकती है ना, अगर उतनी ही तेरी किस्मत चमक जाती तो कितना अच्छा होता। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको। रमा बहुत ही उदास हो जाती है। अगले दिन प्रीति प्रतियोगिता के पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है। रमा अब तो प्रीति की काली किस्मत को ही कोसने लगती है और रोज रोज प्रीति को ताने देती रहती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। कई दिनों बाद ओम वापस घर आता है। अपनी माँ और प्रीति को मिठाई खिलाकर बोलता है, माँ, मैं अपनी शादी के दिन ही मुंबई चला गया था और वहाँ का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। इसलिए मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट और कार ऑफर हुई है। अब हम फ्लैट में रहने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। बधाई हो बहुत आपको, इतनी बड़ी खुशी मिली है आपको। सच में ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा लग रहा है इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी सुनी है, वरना इस गोरी बहू की काली किस्मत की वजह से तो कुछ अच्छा सुनने को मिल ही नहीं रहा था। माँ, अब प्रीति को क्यों बोल रही हो? उस बेचारी ने तो कुछ बोला भी नहीं। और आप खुद ही बताओ, अगर मैं उस दिन नहीं जाता या प्रीति मुझे जाने से मना कर देती तो आज मुझे फ्लैट और कार मिलती नहीं ना। हाँ, बात तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने और उसके परिवार ने दोनों ने तरक्की कर ली है। और अपनी बहू को कोसना बंद करो अब। ओम की बात सुनने के बाद रमा को भी थोड़ी खुशी होती है और वो अब प्रीति को उसकी काली किस्मत का ताना देना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद वो तीनों फ्लैट में रहने चले जाती हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। नायरा अपनी जेठानी संगीता के कमरे से एक चादर उठाकर ले जा रही थी। तभी संगीता उसे चादर ले जाते देख लेती है और उसे रोकते हुए बोलती है, ये चादर मैंने धो रखी है और अब तू कहाँ लेकर जा रही है? जब मैं गंदी कर दूंगी ना, उसके बाद खुद धोकर ले लियो। लेकिन अभी तो मैं ये ही लूंगी। हाथ हटा यहाँ से, वरना चादर फट जाएगी। ऐसे कैसे हटा दूं हाथ? ये चादर जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है और आपने तो बस एक ही बार धो रखी है ये चादर। लेकिन मैंने कितनी बार धोई है तब तो याद नहीं आया। तब तो बड़ी जल्दी लेकर चली जाती थी। हाँ, वो इसीलिए मैं लेकर जाती थी क्योंकि अभी तो आई हो तुम और तुम्हारे आने से पहले ये सब मैं ही करती थी। और तुमने 2 दिन क्या कर लिया? ये सोच रही हो कि घर की हुकूमत अब तुम्हारी है? अरे ये कोई नई बात नहीं है, ये रोज का ही है। साधना की बड़ी बहू संगीता और छोटी बहू नायरा दोनों आए दिन छोटी से छोटी बात पर ही घर में झगड़ा करती ही रहती हैं। और आप जो ये देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ संगीता और नायरा की लड़ाई चल रही होती है और जोर जोर से लड़ने के कारण दोनों की आवाज घर से बाहर भी जाने लगती है। बाहर साधना अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है। इतने में अपनी दोनों बहुओं की आवाज सुनकर साधना गुस्से से घर में जाती है और दोनों से बोलती है, अब क्या हो गया? अब तुम दोनों ने घर को कुरुक्षेत्र क्यों बना रखा है? कौन सा पहाड़ टूट गया अब? माँ जी, दीदी को आप समझा दो। जब देखो तब मुझसे बिना बात के लड़ाई लड़ती रहती हैं। ये क्या? माँ जी, आप तो मुझे जानती हो ना, मेरा स्वभाव कितना शांत है। मैं और लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकती। वो तो देवरानी जी ही हैं, एक चादर को लेकर लड़ रही हैं मेरे साथ और अब मुझे ही बोल रही हैं। ये छोटी बात है जेठानी जी, आप तो रहने ही दो। माँ जी को अच्छे से पता है कि आप कितनी ज्यादा लड़ाकू हो। पता नहीं घर की बहुएं आई हैं, 2 लड़ाकू विमान आए हैं। दोनों में से कोई भी अपने मायके से एक फूटी कौड़ी नहीं लाया। दोनों लड़ाई ऐसे कर रही है जैसे ये सब इनके मायके से मिला हो। माँ जी, मुझे तो पता ही है आपकी चहेती बहू जेठानी है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रही हो। वाह वाह वाह, ये क्या बात हुई भला? चहेती और मैं, वो भला कैसे? पहले माँ जी मेरी एक बात को मना नहीं करती थी। जब से देवरानी जी आई है ना, तब से माँ जी तो मेरी बिल्कुल ही सुनती नहीं है। मुझे ना ही संगीता बहू पसंद है और ना ही नायरा बहू तू। जब देखो झगड़ा करती रहती हो। तुम दोनों को भला कोई क्यों पसंद करेगा? अब जो मैंने बोला है वो करो, बिना बात के बहस मत करो। साधना दोनों को काम करने के लिए भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा? दोनों यहाँ से जाकर वहाँ लड़ाई शुरू कर देती हैं और वहाँ भी वही होता है। साधना तो अपनी दोनों बहुओं के रोज रोज के इस तमाशे से परेशान ही हो गई थी, लेकिन करती भी क्या? बहुएं तो वो खुद ही पसंद करके लाई थी ना। और उसकी दोनों बहुएं भी आए दिन बिना कुछ सोचे समझे बहस करना शुरू कर देती हैं और यही सब रोज चलता रहता है। कुछ दिनों बाद
साधना की पड़ोसन घर आती है और साधना से बोलती है, अरे साधना, क्या तू भी जरा अपनी बहुओं को कुछ समझा। इतनी जोर जोर से लड़ाई करती है, बाहर तक आवाज आती है। मोहल्ले वाले तेरे बारे में 4 बातें भी करने लगे हैं। अब तो कुछ समझा उन्हें। तुझे क्या लग रहा है मैंने उन दोनों को समझाया नहीं होगा? समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन दोनों को समझ ही नहीं आता है कि कोई शर्म बची है। सुबह लड़ाई से शुरू होती है और रात भी इसी पर खत्म है। तो इन देवरानी जेठानी का बंटवारा कर देना, दोनों अलग रहेंगे तो ही लड़ाई कम होगी और ना ही घर में कोई कलेश होगा। दोनों अपने अपने हिस्से में खुश रहेंगे और तू भी शांति में रहेगी। नहीं, बंटवारा नहीं कर सकती। इनकी यही आखिरी इच्छा थी कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा होने से दूरियां और बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसे ही ठीक है। साधना ने इतना बोला ही होता है कि तब तक देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए वहाँ आ जाती हैं और संगीता चिल्लाते हुए बोलती है, मुझसे बिना पूछे तुम मेरे कमरे में गई कैसे? और ऊपर से मेरे सामान का भी इस्तेमाल कर रही हो। अच्छा, और तुम जो बार बार मेरे कमरे में आ जाती हो, मेरी साड़ी ले जाती हो, उसका क्या? वो याद नहीं होगा ना? पहले खुद को देखो, फिर मुझे बोलना। आप तो बढ़िया ही मुझे बोलने वाली। तुमसे तो बड़ी ही हूँ, थोड़ा तमीज से बात कर, वरना मुझे भी सबक सिखाना आता है। ये देखना तुझे मंजूर है, लेकिन इन दोनों देवरानी जेठानी का बंटवारा करना मंजूर नहीं है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? कभी भी शुरू हो जाती हो। दिखाई नहीं दे रहा है घर में पड़ोस की काकी आई है, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो लड़ाई ही करनी है ना। यही सिखाया है क्या तुम दोनों को तुम्हारे घर वालों ने? बस यही आता है। पहले वहाँ लड़ाई करते थे, अब यहाँ भी शुरू कर रही हो। अरे जाओ अपने कमरे में अभी। साधना दोनों को सुनाकर वहाँ से भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा? पड़ोसन के आगे उसका नाम तो खराब हो ही जाता है ना। इतना होने के बाद भी साधना बंटवारा करने का नहीं सोचती है, लेकिन साधना के ये सब सोचने का क्या फायदा? दोनों देवरानी जेठानी तो बंटवारा करने का पूरा तय कर ही चुकी थी ना। ऐसे ही एक दिन नायरा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी नायरा संगीता से बोलती है, दीदी मैंने अपना खाना बना लिया है और बर्तन भी धो लिया है। अब आप अपना खाना बनाकर बर्तन धो देना, मुझसे नहीं होगा आपके लिए ये काम। एक तो आपका काम भी करो, ऊपर से आपके ताने भी सुनो। हाँ तो मुझे क्या बता रही है? मैंने तो पहले ही अपने लिए खाना बना लिया था। ऐसी ही तेरी जेठानी नहीं हूँ, तुझसे 4 कदम आगे की सोचती हूँ, इसीलिए तेरी जेठानी हूँ। बड़ी आई मेरे लिए खाना बनाने। इतना ही है तो जो आप अभी अचार खा रही है ना, वो रख दो, क्योंकि वो मैंने ही बनाया था। तेरी बनाने से क्या होता है? उसमें तो मेरा भी हाथ लगा था ना, वो मेरा भी हुआ। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके कमरे में 2 साड़ी रखी हुई हैं, जो आपने मुझसे मांगी थी, याद है ना वो? या वो भी भूल गई? वो भी दे जाना, मुझे नहीं आना आपके कमरे की तरफ। जिसको चाहिए वो आकर खुद ले जाए ना, मुझे भी नहीं पसंद है तेरे कमरे की तरफ आना। ठीक है, मैं भी नहीं आऊंगी लेने, लेकिन ये मत भूलना जेठ जी नई वाली अलमारी लाए थे ना, वो मेरे ही कमरे में रखवाई थी। फिर वो तो मेरी ही हुई ना, क्योंकि है तो वो मेरे कमरे में ना। रुको, वो तो अभी मैं इनसे बोलकर अपने कमरे में रखवा देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी अपना सारा सामान अपने कमरे में ही रखूंगी। आपका क्या भरोसा कब क्या ले जाओ? भरोसा तो तुम्हारा नहीं है, तुम खुद तो कुछ लाई नहीं। ससुराल का सामान ठस कर दोगी तो इस घर में जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही हक मेरा भी है। कुछ मत सोचना। हाँ तो कर लो ना बंटवारा, रोक कौन रहा है? वैसे भी मुझे आपके साथ रहने का कोई शौक भी नहीं है। नायरा और संगीता के इस झगड़े को साधना देख लेती है और वहाँ आकर बोलती है, तुम दोनों को बंटवारे की जल्दी है ना? ठीक है, मैं बंटवारा कर ही देती हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। बंटवारे में केवल एक ही हिस्सा जेठानी का और दूसरा हिस्सा देवरानी का ही होगा। इस घर के अलावा है ही क्या जिसका आप बंटवारा करती? लेकिन ये भी सही है, आप बंटवारा कर दोगी तो कम से कम मुझे रोज रोज अपनी जेठानी जी की शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी ना। हाँ, जैसे मुझे तो बड़ा शौक है ना तुम्हारी शक्ल देखने का। बंटवारे की खुशी सबसे ज्यादा मुझे है। ठीक है, फिर ऊपर वाले हिस्से पर नायरा बहू है और बीच वाले पर साधना बहू, और जो मेरे पास गहने हैं तिजोरी में, वो तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेंगे। क्या माँ जी आपके पास गहने भी हैं? लेकिन आपने तो आज तक हमें अपने गहने नहीं दिखाए। ये तो मेरे बाद आई है, इसे कुछ पता नहीं है, समझ आता है। लेकिन माँ जी, आपने तो गहनों के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। बताना क्या है, मैंने सोचा था तुम दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रहोगी तो तुम दोनों को दे दूंगी, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों मेरे घर का बंटवारा कर रही हो।
तो मेरा मन नहीं है। माँ जी, बंटवारा तो मैं इसलिए करने को बोल रही थी क्योंकि परिवार बढ़ेगा तो दीदी को कोई परेशानी ना हो। बाकी तो मैं एक साथ मिलकर ही रहना चाहती हूँ। बंटवारे में क्या रखा है? लो कर लो बात। यही सोचकर तो मैं इतने दिनों से बंटवारा बंटवारा कर रही थी, वरना मुझे अपनी देवरानी से बहुत ही प्यार है। और अब तो छोटी भी खुद बोल रही है कि उसे बंटवारा नहीं चाहिए, तो क्या ही करना बंटवारा। चलो, गहनू का नाम सुनकर ही सही, लेकिन दोनों ने बंटवारा करने की बात तो मना कर दी। अब जब तक मैं हूँ तब तक गहनू के नाम से ही सही, लेकिन शांति तो बनी रहेगी। साधना की गहनों की बात सुनकर तुरंत देवरानी और जेठानी बंटवारे की बात से पलट गई और होता हुआ बंटवारा रुक गया। उसके बाद दोनों का लालच ही सही, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा वापस नहीं होने देता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।